Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 4 of Surface Chemistry. In this lecture, the topic which we will cover is preparation of colloidal solutions. जब colloidal solutions के preparation की बात होती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि there are different types of methods which are in use for the preparation of lyophobic and lyophilic sols. लायोफोबिक सोल्स और लायोफिलिक सोल्स इनका जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल्स। First method is condensation methods and the second is dispersion methods. जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, कंडेंसेशन का मतलब है कंडेंस करना, यानी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में लाकर बड़े मॉलिक्यूल्स का बनाना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। जबकि डिस्पर्जन मेथड का मतलब होता है, नाम से यहां पर भी क्लियर होना चाहिए, डिस्पर्स करना, यानी कोई बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स कर देना। सो दो टाइप के मेथड्स हैं, कंडेंसेशन मेथड्स एंड डिस्पर्जन मेथड्स। कंडेंसेशन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लाकर कुछ बड़े पार्टिकल्स बनाना। डिस्पर्जन मेथड्स मतलब कुछ बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स कर देना। सो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंडेंसेशन मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। इन दीज टाइप ऑफ मेथड्स पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आर इंड्यूस्ड टू कंबाइन टू फॉर्म एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप्स। सो छोटे छोटे पार्टिकल्स आर इंड्यूस्ड टू कंबाइन टू फॉर्म एग्रीगेट्स हैविंग कोलॉइडल डायमेंशंस। फॉर दिस पर्पस केमिकल एज वेल एज फिजिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड। यानी यहां पर क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, इतने छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइडल रेंज में लाई नहीं करते हैं, इनका साइज तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। सो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को इंड्यूस किया जाता है जिससे वो कंबाइन हो और कुछ एग्रीगेट्स यानी कुछ ग्रुप्स बनाए जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंडेंस करके कुछ बड़े पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, सच दैट सच पार्टिकल्स या सच एग्रीगेट्स हैव कोलॉइडल डायमेंशंस। आइए अब हम देखते हैं कि कंडेंसेशन मेथड्स को करने के लिए जो केमिकल मेथड्स होते हैं वो क्या क्या है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड by chemical reactions involving double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि there is a variety of chemical reactions which can be used in order to prepare colloidal solutions. Double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis are the chemical methods जो कि यूज किए जा सकते हैं। तो अब एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला टाइप हम देखते हैं वो है डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो अगर आर्सेनियस ऑक्साइड का सॉल्यूशन है और उसमें H2S गैस पास करी जाए तो क्या बनेगा, AH2S3 + 3H2O।
अब यहां पर जो आर्सेनियस सल्फाइड बनता है वो अपने आप ही कोलॉइडल फॉर्म में बनता है। ऐसा पाया गया कि ये जो आर्सेनियस सल्फाइड फॉर्म होगा वो एक कोलॉइड के रूप में ही फॉर्म होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। डबल डीकंपोजिशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। सोल्स ऑफ सिल्वर हैलाइड are obtained by mixing dilute solutions of silver salts and alkali metal halides in equivalent amounts। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम ले सिल्वर के सॉल्ट्स का और अल्कली मेटल हलाइड्स का और उन्हें मिक्स कर दें इन इक्विवेलेंट अमाउंट्स, तो हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है सिल्वर हैलाइड का। रिएक्शन आप इस तरह से देख सकते हैं, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब ऐसा करने से ये जो AgCl बनता है ये अपने आप ही कोलॉइडल फॉर्म में बनता है। तो ये रिएक्शन भी हमें याद रखना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डीकंपोजिशन। दोनों ही जो सॉल्ट लिए हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों के डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप मिक्स करोगे तो AgCl जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली कोलॉइडल फॉर्म में ही बनता है, ऐसा पाया गया है। सो हमें ये भी याद रखना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन का टू फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। सिलिका जेल is prepared by this method between dilute solution of sodium silicate and HCl। अगर सोडियम सिलिकेट और HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन हम मिला लेते हैं तो सिलिका जेल फॉर्म होती है, और जो सिलिका जेल बनती है वो भी एक कोलॉइड के रूप में ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 plus 2HCl gives H2SiO3 plus 2NaCl। यहां पर जो H2SiO3 लिखा है ये बेसिकली सिलिका जेल है, और जो सिलिका जेल बनती है इस रिएक्शन के कारण वो कोलॉइडल फॉर्म में ही बनती है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की मदद से किस तरह से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर can be prepared by passing hydrogen sulfide into a solution of sulfur dioxide in water or through a solution of an oxidizing agent like bromine water or nitric acid। बेसिकली अगर हमने SO2 गैस का एक सॉल्यूशन लिया है वाटर में और उस सॉल्यूशन में हम H2S गैस पास करते हैं तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। या फिर H2S गैस को हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड से भी पास करने पर सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो SO2 गैस है वो H2S के साथ रिएक्ट करके H2O और सल्फर बना लेती है, और यहां पर जो सल्फर बनता है वो ऑटोमेटिकली कोलॉइडल स्टेट का ही बनता है। तो इसको हम कहेंगे सल्फर सोल। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि H2S गैस में जो सल्फर है वो -2 पर है और वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बना रहा है। सो यहां पर हमने H2S गैस को ऑक्सीडाइज कर सल्फर का सोल तैयार किया है। ये जो H2S गैस है इसको किसी भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते थे, जैसे कि ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड की मदद से। सो जनरल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, H2S plus O coming from the oxidizing agent gives H2O plus S। तो यहां पर जो सल्फर बनता है ये अपने आप ही कोलॉइडल स्टेट में ही बनके तैयार होता है। अभी तक हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख लिए,
डबल डीकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम तीसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन देखेंगे जो कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड द थर्ड टाइप इज रिडक्शन। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन of a metal like silver, gold or platinum can be prepared by the reduction of its salt solution with a suitable reducing agent such as stannous chloride, formaldehyde, hydrazine, etc. तो अगर हमें मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना हो, मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, तो वो कैसे बनाया जा सकता है? बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पर हम स्टैनस क्लोराइड यानी SnCl2, फॉर्मल्डिहाइड या हाइड्रोजीन एक्सेट्रा को यूज कर सकते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं कि यहां पर हम किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। देखते हैं कुछ रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें गोल्ड का सोल बनाना है, गोल्ड का अगर सोल बनाना है तो हम गोल्ड का सॉल्ट लेंगे। हमने ले लिया AuCl3। यहां पर जो गोल्ड है वो +3 में है। अब इस गोल्ड को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर लेते हैं SnCl2। तो जो गोल्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहां पे +3 से चला जाएगा 0 में और SnCl2 ऑक्सीडाइज होके दे देगा SnCl4। तो इस रिएक्शन में जो गोल्ड बनता है ये ऑटोमेटिकली कोलॉइडल फॉर्म का ही बनता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गोल्ड सोल। किस तरह से हम रिडक्शन रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म गोल्ड सोल। अनदर एग्जाम्पल, अगर हमें सिल्वर का सोल बनाना हो तो हम सिल्वर का सॉल्ट लेंगे। कौन सा? AgCl ले लिया हमने। यहां पर सिल्वर जो है वो +1 में है। सिल्वर को हमें रिड्यूस करना है तो कोई भी अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं, SnCl2, हाइड्राजीन या फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा, कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने हाइड्राजीन का यूज किया है रिड्यूस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी एंड 4HCl विल आल्सो बी फॉर्म्ड। सो इस रिएक्शन के कारण जो सिल्वर बनता है वो ऑटोमेटिकली कोलॉइडल फॉर्म में ही बनता है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर सिल्वर सोल बाय यूजिंग रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस भी हमें याद रखने चाहिए। केमिकल रिएक्शंस में जो आखिरी टाइप का हम देखेंगे वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अभी तक हमने देख लिया डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस का यूज करके हम कोलॉइड्स बना सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस which can be used in order to prepare colloidal solutions। तो आइए बात करते हैं किस तरह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का यूज किया जाता है। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की मदद से तोड़ना, ब्रेक करना, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। बाय दिस मेथड hydroxide soles of less electropositive metals like iron, aluminium or tin are prepared। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, टिन, इनके हाइड्रोक्साइड सोल्स को अगर हमें बनाना हो तो हम हाइड्रोलिसिस वाला मेथड यूज करते हैं। A red soul of ferric hydroxide is obtained by the hydrolysis of ferric chloride with boiling water। तो इसका एक सॉल्ट ले लिया। अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमने आयरन का एक सॉल्ट ले लिया, फेरिक क्लोराइड, और उसका रिएक्शन करा दिया बॉइलिंग वाटर के साथ। रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं FeCl3
प्लस 3H2O, FeCl3 का रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ, क्या बनेगा FeOH थ्राइस प्लस 3HCl, और यहां पर जो FeOH थ्राइस बनता है वो ऑटोमेटिकली कोलॉइडल फॉर्म का ही बनता है और ये रेड कलर का कोलॉइड बनता है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं रेड सोल। अगर रेड सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है तो फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कर दे, और रेड सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। So this is all about the chemical reactions which are used to form colloidal solutions. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं the physical methods which are used to form colloidal solution by condensation. Physical methods की बात करें तो सबसे पहले आता है by exchange of solvent. When a concentrated solution of a substance, किसी सब्सटेंस का हमने एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बनाओगे? जो भी सब्सटेंस है उसको आप एक ऐसे लिक्विड में डाल दोगे जिस लिक्विड में वो काफी सोल्यूबल है, और ढेर सारा सब्सटेंस उस लिक्विड में डाल दोगे तो उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमने बनाया है, इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को उठाकर हम एक ऐसे लिक्विड में डाल देंगे जिस लिक्विड में वो सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं है या बहुत ही कम सोल्यूबल है। सो व्हेन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज एडेड टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in which it is sparingly soluble, the particles of colloidal size are formed. आइए अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट जो प्रोसेस है उसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एडिशन ऑफ एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर। पहले क्या किया, जो सल्फर है उसका एक अल्कोहलिक सोल्यूशन बना लिया। सल्फर जो है वो अल्कोहल में काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो सल्फर को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया। द एडिशन ऑफ एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर टू एक्सेस वाटर causes the formation of colloidal sulfur, the sulfur being least soluble in water than in alcohol. तो जो सल्फर है वो अल्कोहल में तो सोल्यूबल होता है पर वाटर में वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, या कह सकते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। तो हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया सल्फर इन अल्कोहल और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दिया। ऐसा करने से अब ये जो सोल्यूशन बना है इसमें सल्फर विल बी फॉर्म्ड एज द कोलॉइडल सल्फर। अगर कोलॉइडल सल्फर बनाना है तो इस अल्कोहलिक सोल्यूशन को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में आप ऐड कर दीजिए, इस तरह से कोलॉइडल सल्फर प्रिपेयर हो जाएगा। जो दूसरा फिजिकल मेथड हम देखेंगे दैट इज बाय एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा कूल कर देने से। द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ ice in an organic solvent such as chloroform or ether can be obtained by freezing a solution of water in the solvent. हमने solvent लिया क्लोरोफॉर्म या ईथर और इसमें वाटर मिक्स कर दिया तो एक सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को अगर हम फ्रीज कर दें तो हमें एक कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा of ice in the solvent. The molecules of water which can no longer be held in solution separately combine to form particles of colloidal size. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब फ्रीज हम कर देते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म आइस पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। देखिए अभी तक जो हम फिजिकल मेथड्स अब देख रहे हैं उसमें हमने दो मेथड्स देखे थे, बाय एक्सेसिव कूलिंग एंड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों ही मेथड्स कंडेंसेशन मेथड्स थे।
यानी यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर कोलॉइडल साइज के बन रहे थे। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन मेथड्स की। फिजिकल मेथड्स में ही we will talk about dispersion methods. In these methods, large particles of a substance are broken into particles of colloidal dimensions. तो कोई पार्टिकल जिसके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हम ब्रेक कर कर उनको कोलॉइडल साइज का बनाएंगे, डिस्पर्स कर देंगे, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स कर देंगे। So, large particles of a substance are broken into particles of colloidal dimensions in the presence of dispersion medium. जब बाद में वो colloidal dimension के हो जाएंगे तो उनको डिसॉल्व करने के लिए कोई ना कोई डिस्पर्जन मीडियम भी हम साथ में लेकर चलेंगे। Since the sols formed in this manner are unstable, they are stabilized by adding suitable stabilizers. डिस्पर्जन मेथड से जो सोल्स बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनको स्टेबलाइज करने के लिए वी ऐड सुटेबल स्टेबलाइजर्स। आइए अब हम देखते हैं डिस्पर्जन्स करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो है मैकेनिकल डिस्पर्जन। Many substances can be reduced to colloidal size in a colloidal mill. जिस तरह से गेहूं को मिल में हम आटे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी तरह से कोलॉइडल मिल में काफी सारे सब्सटेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड टू कोलॉइडल साइज। ये जो कोलॉइडल मिल होती है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्क्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। मेटल की डिस्क होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर रही होती हैं with only a small gap between them at the rate of 10,000 rotations per minute। यानी ये जो डिस्क है ये बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट हो रही हैं और इनके बीच में काफी कम गैप होता है। इसलिए कि कोलॉइडल मिल कैसा दिखता है। अब हम कोलॉइडल मिल में क्या क्या डालते हैं। द डिस्पर्जन मीडियम टुगेदर विद द सब्सटेंस to be dispersed and a stabilizer is passed through the mill, and after some time a colloidal solution is formed। तो मिल में हम क्या क्या डालते हैं। डिस्पर्जन मीडियम, जो सब्सटेंस जिसको डिस्पर्स करना है, और एक स्टेबलाइजर। इन सब चीजों को हम कोलॉइडल मिल से पास करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। The protective material stabilizes the sole and prevents the particles from coagulating। यहां पर जो हम स्टेबिलाईजर ऐड कर रहे हैं, जिसको प्रोटेक्टिव मटेरियल भी कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव मटेरियल है वो सोल को प्रोटेक्ट करता है या फिर सोल को स्टेबिलाईज करता है एंड इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल्स फ्रॉम कोएगुलेटिंग। यानी ये पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट होने से प्रिवेंट करता है, कोएगुलेटिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। तो फिर से कोलॉइडल मिल में आपको क्या क्या डालना है। डिस्पर्जन मीडियम, जो सब्सटेंस डिस्पर्स किया जाना है, एंड अ स्टेबलाइजर। जब इन सारी चीजों को हम कोलॉइडल मिल से डालते हैं तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अब देखिए, आपको कोलॉइडल मिल एक बार डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो कोलॉइडल मिल है उसमें दो मेटल की प्लेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं। इन मेटल की जो प्लेट्स को रोटेट करने के लिए कुछ ड्राइविंग बेल्ट्स हैं, जो बेल्ट्स इन प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में, इन डिस्क को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती हैं। ऊपर से जो इनलेट है, इनलेट से हम क्या क्या डालते हैं। डिस्पर्जन मीडियम, वो सब्सटेंस जिसको डिस्पर्स करना है, और स्टेबलाइजर। और जो आउटलेट है, आउटलेट से क्या निकलता है, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है वो आउटलेट से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कोलॉइडल मिल। डिस्पर्जन में जो हमने पहला तरीका देखा, दैट वाज मैकेनिकल डिस्पर्जन यूजिंग अ कोलॉइडल मिल।
अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड ऑफ डिस्पर्जन, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और Bradig's arc method. This process involves dispersion as well as condensation. इस प्रोसेस में दोनों चीजें होती हैं, डिस्पर्जन भी होता है और फिर कंडेंसेशन भी होता है. The colloidal solutions of metals such as gold, silver, copper, platinum, etc. can be prepared by this method. तो ये सारे colloidal solutions बनाने के लिए हम Bradig's arc method या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं. अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि Bradig's arc मेथड में एग्जैक्टली क्या किया जाता है. इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क, पहली बात इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है? जब अगर आपने वेल्डिंग होता हुआ देखा हो तो दो मेटल्स को हम हीट की मदद से चिपका देते हैं आपस में. ये जो हीट देती है उस रॉड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक आर्क. सो इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. मेटल लिया, मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाल दिया, यानी किसी लिक्विड के अंदर उसको डाल दिया. अब उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क लगाई. तो ऐसा करने से क्या होगा? द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपराइजेस सम ऑफ द मेटल. इलेक्ट्रिक आर्क से बहुत सारी हीट निकलती है एंड इट विल वेपराइज सम ऑफ द मेटल which then condenses to form particles of colloidal size. यानी पहले तो जो मेटल के एटम है वो वेपराइज हो जाएंगे और वेपराइज होकर जब वो पानी में जाएंगे तो वहां पर वो कंडेंस हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज. A slight amount of electrolyte stabilizes the soles formed. यहां पर जो सोल्स बन रहे हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए a small amount of electrolyte is also added. तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है. पहले जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे वो डिस्पर्स होंगे, वो एटम्स के रूप में वेपराइज होंगे. अब जब ये वेपर्स पानी में जाएंगे, पानी ठंडा है तो ये पानी में कंडेंस होंगे वापस से, पर जब ये कंडेंस होंगे तो इनका जो साइज है वो कोलॉइडल साइज का बनेगा. सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन. सो आइए अब हम देखते हैं कि Bradig's आर्क जो मेथड है उसका सेटअप किस तरह से दिखता है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स जिनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क है और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व्ड है. तो जब ये दोनों मेटल्स बहुत पास पास आएंगे तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी और कुछ एटम्स वेपराइज होने लगेंगे. तो आप देख सकते हैं कुछ एटम्स जो हैं वो वेपराइज होने लगेंगे जो कि सोल्यूशन में जाकर जब कंडेंस होंगे तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना लेंगे. अब देखिए डिस्पर्जन मेथड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम देखते हैं वो है पेप्टाइजेशन. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन. याद रखिएगा पेप्टाइजेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte. तो हमने क्या करना है? प्रेसिपिटेट को बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो प्रेसिपिटेट है यानी जो नीचे बैठी हुई चीज है उस प्रेसिपिटेट को हम डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं. डिस्पर्जन मीडियम कुड बी वाटर. उसको डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर शेक कर देते हैं. तो ऐसा करने से जो प्रेसिपिटेट है
वो कोलॉइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्या होता है इसमें, ये बात याद रखनी है। प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और उसको डिस्पर्जन मीडियम में शेक कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। The electrolyte which is used for this purpose is called peptizing agent. ये पेप्टाइजेशन करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। फिर पेप्टाइजेशन के बारे में, दिस मेथड इज जनरली अप्लाइड टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट मतलब जो फ्रेशली रिसेंटली जो प्रेसिपिटेट बना हो, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से प्रेसिपिटेट बन के पड़ा हुआ है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए पेप्टाइजेशन का मेथड हम यूज करते हैं। बिकॉज सच प्रेसिपिटेट्स आर सिंपली aggregates of colloidal particles held by weak forces। क्योंकि जो freshly prepared precipitates है, वे सिंपली क्या होते हैं, दे आर सिंपली aggregates of colloidal particles held by weak forces। जो freshly prepared precipitate है, आप उनको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि दे आर सिंपली aggregates of colloidal particles held by weak forces। तो यानी अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल पार्टिकल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और शेक कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। आइए अब हम समझते हैं अबाउट द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। आखिर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डालने पर जो प्रेसिपिटेट है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस लुक एट द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट adsorbs one of the ions of the electrolyte on its surface। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर डालते हो, सपोज आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो NaCl। अब NaCl में आयंस है Na प्लस और Cl माइनस। मान लेते हैं जो प्रेसिपिटेट था सपोज AgCl। तो ये जो AgCl के पार्टिकल्स हैं, इट विल एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द प्रेसिपिटेट, या तो Na प्लस या Cl माइनस को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स one of the ions of the electrolyte on its surface। The adsorbed ion is generally common with those of precipitate। तो Na प्लस और Cl माइनस में से जो Cl माइनस है वो NaCl में भी है और AgCl में भी है। तो इसलिए दोनों आयंस में से कौन सा आयन एड्सॉर्ब्ड होगा, Cl माइनस विल बी एड्सॉर्ब्ड बाय AgCl। The adsorbed ion is generally common with those of precipitate। यानी Na प्लस और Cl माइनस में से जो Cl माइनस है वो एड्सॉर्ब कर लिया जाएगा AgCl के द्वारा। This causes the development of positive और negative charge on the precipitates। तो अगर आयंस को एड्सॉर्ब कर लिया प्रेसिपिटेट ने, तो प्रेसिपिटेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उस केस में प्रेसिपिटेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट ने Cl माइनस को एड्सॉर्ब कर लिया। कुछ और अगर एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे तो उस केस में हो सकता है कि प्रेसिपिटेट पॉजिटिव आयन को एड्सॉर्ब कर ले। ऐसा करने पे जो प्रेसिपिटेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ चार्ज तो आ ही जाएगा। दिस कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव or negative charge on the precipitates, which ultimately breaks into particles of colloidal dimensions। आप इमेजिन कीजिए, ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं ये नीचे बैठे हुए हैं
अब इन्होंने किसी आयन को एड्सॉर्ब कर लिया, जो भी हमने एग्जाम्पल दिया था उस केस में इसने Cl माइनस को एड्सॉर्ब कर दिया। अब जितने भी प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं उन सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज सबके ऊपर आ गया, मतलब अब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, यानी अब ये साथ साथ नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो अब ये कहां चले जाएंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ कोलॉइड। सो दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड पेप्टाइजेशन। अगर किसी प्रेसिपिटेट में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन, किसी आयन का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन होंगे, एक कटायन होगा एक अनायन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आयन एड्सॉर्ब हो जाता है प्रेसिपिटेट के द्वारा। प्रेसिपिटेट अगर आयन को एड्सॉर्ब कर लेता है तो प्रेसिपिटेट पर चार्ज आ जाता है। चार्ज की वजह से अब ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और इस वजह से वो अब एक दूसरे से दूर भागते हैं। कहां जाते हैं? ये सब सोल्यूशन में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। आइए अब देखते हैं, इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। When freshly precipitated ferric hydroxide is shaken with aqueous solution of ferric chloride, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, ये नीचे बैठा हुआ है। अब इसमें फेरिक क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन डाला। फेरिक क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर जो फेरिक क्लोराइड है वो पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इट एड्सॉर्ब्स Fe3+ आयंस। कौन एड्सॉर्ब कर लेता है Fe3+ आयंस को? जो प्रेसिपिटेट है हमारा, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड विल एड्सॉर्ब Fe3+ आयंस। Fe3+ आयंस ही क्यों एड्सॉर्ब करेगा? इसके पास Cl- भी था। Fe3+ ही क्यों एड्सॉर्ब किया? क्योंकि Fe3+ इन दोनों में कॉमन है, प्रेसिपिटेट में और इलेक्ट्रोलाइट में दोनों में Fe3+ कॉमन है, इसलिए प्रेसिपिटेट किसको एड्सॉर्ब करेगा? Fe3+ आयंस को एड्सॉर्ब कर लेगा एंड देयर बाय स्प्लिट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स। एक बार प्रेसिपिटेट ने पॉजिटिव आयंस को एड्सॉर्ब कर लिया तो जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं अब उन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए अब ये जो प्रेसिपिटेट है इनके पार्टिकल्स अब साथ साथ नहीं रह सकते हैं, ये पार्टिकल्स स्प्लिट हो जाएंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स में। It will thereby split into colloidal particles of the type FeOH thrice dot Fe3+। अगर मैं कोलॉइडल पार्टिकल के फॉर्मूला की बात करूं तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, FeOH thrice dot Fe3+। और यहां पर हम देख सकते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम पेप्टाइजेशन का। Similarly, a precipitate of AgCl on shaking with dilute solution of AgNO3। प्रेसिपिटेट किसका है? AgCl का। इसमें ऊपर से क्या डाल रहे हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ AgNO3। यहां पर AgNO3 इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो AgNO3 और AgCl दोनों में कॉमन आयन कौन सा है? Ag+। यानी ये जो प्रेसिपिटेट है ये कौन से आयन को अपने पर एड्सॉर्ब करेगा? Ag+ को एड्सॉर्ब करेगा। आयंस तो दोनों है, Ag+ भी है और NO3- भी है, पर इन दोनों में से किसको एड्सॉर्ब करेगा? ये Ag+ को एड्सॉर्ब करेगा एंड गेट पेप्टाइज्ड टू कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ द टाइप AgCl.Ag+। अगर AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो Ag+ को एड्सॉर्ब कर लेगा तो अब जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये साथ में नहीं रहेंगे, ये क्या कर लेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, AgCl.Ag+।
तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे एक ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी AgCl जो प्रेसिपिटेट था उसमें AgNO3 जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसको मिला दें तो वो प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है, AgNO3 इज द पेप्टाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रोलाइट्स पास करने के अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं पेप्टाइजेशन कराने के। इन सम केसेस peptidization can also be achieved by organic solvents. For example, cellulose nitrate is peptized by ethanol. अगर हमें सेल्यूलोज नाइट्रेट के प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना है यानी पेप्टाइज करना है तो हम उसमें इथेनॉल ऐड कर देते हैं। The colloidal solution of cellulose nitrate in ethanol is called collodion. सो ये एक फैक्ट है कि ये जो सेल्यूलोज नाइट्रेट का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इन इथेनॉल, इट इज कॉल्ड एज कोलोडियन। ओके, सो ट्राई टू रिमेंबर इट। नाउ वी विल कवर द लास्ट टॉपिक इन द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स एंड इट इज washing methods. It is a common experience in analytical chemistry that a precipitate tends to pass through the filter paper while being washed free from electrolytes. देखें इस बात का मतलब क्या है। अगर आपने कोई रिएक्शन किया और उसमें कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया तो एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी जो लैब में आप केमिस्ट्री करते हैं, आप उसमें अगला स्टेप क्या करते हैं कि जो भी प्रेसिपिटेट बना है और जो भी सोल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं। जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाता है, उसको आप कलेक्ट कर लेते हो। पर अगर हम जो प्रेसिपिटेट बना है उसको वॉश करते जाए, साथ में वॉश करते जाए यानी उसमें वाटर ऐड करते जाए, तो ऐसा हम पाते हैं कि वाटर ऐड करने पर जो प्रेसिपिटेट है वो भी फिल्टर पेपर से पास करने लगता है। सो वाटर ऐड करने से बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर नीचे चले जाते हैं। यानी बेसिकली आप जब वाटर ऐड कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करते जा रहे हो। सो इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री that a precipitate tends to pass through the filter paper while being washed free from electrolytes. पानी ऐड करने से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को हटा रहे हैं और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो जा ही रहे हैं, उसके साथ प्रेसिपिटेट भी फिल्टर पेपर से पास होने लगता है। It is possible that the electrolytes have caused the primary colloidal particles to form a precipitate. हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट वॉश करने से अगर प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर से पास हो जा रहा है यानी प्रेसिपिटेट कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्होंने प्राइमरी कोलॉइडल पार्टिकल्स को किसी तरह से प्रेसिपिटेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया था एंड देयर रिमूवल में रिजल्ट इन अ रिटर्न टू द कोलॉइडल स्टेट। सो यहां से हम ये गैस करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्होंने ही प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट के रूप में रखा हुआ था, और जैसे जैसे आप पानी डालते जा रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट्स को वॉश करते जा रहे हो वैसे वैसे अब वो प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट के रूप में ना रहकर कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो तो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। यहां पर हमने ये एक चीज इस ऑब्जर्वेशन से, इस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हमने एक ये चीज समझी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर आप रिमूव भी करते हैं तो भी प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि इसके जस्ट पहले जब हमने पेप्टाइजेशन टॉपिक पढ़ा था वहां हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट हो रहा था। यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने से
प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से भी प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने से भी प्रेसिपिटेट कोलॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली एक्चुअली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का एक मिनिमम अमाउंट होना जरूरी है, एक ऑप्टिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा हो गया तो भी वो कोलॉइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम हो गया तो भी वो कोलॉइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। एक ऑप्टिमम अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा हो गया तब भी कोलॉइड कोलॉइड नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम हो गया तब भी कोलॉइड कोलॉइड नहीं रहेगा, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, खत्म होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स के लिए हमने कई सारे अलग अलग मेथड्स देखे। पहले हमने केमिकल मेथड्स देखे, उसके बाद हमने फिजिकल मेथड्स भी देखे। अब हम बात करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। और लायोफिलिक सोल्स का प्रिपरेशन सिर्फ इतने में ही आपको देखने को मिल सकता है। Such type of souls are quite stable and can be easily prepared by shaking the dispersed phase in dispersion medium। जो ऐसे सोल होते हैं वो काफी स्टेबल टाइप के सोल होते हैं और इनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके शेक कर देंगे तो लायोफिलिक सोल्स इजीली फॉर्म किए जा सकते हैं। A few examples of lyophilic sols are gelatin, gum, starch, egg albumin, etc. So these are a few examples of lyophilic sols. लायोफिलिक सोल्स को बनाने के लिए हमें कोई भी स्पेशल मेथड्स की यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स कीजिए, उन्हें शेक कीजिए और आपके लायोफिलिक सोल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द करेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हमने कई सारे अलग अलग प्रिपरेशन के तरीके देखे, मेनली लायोफोबिक सोल्स के लिए। लायोफिलिक सोल्स आर वेरी इजी टू फॉर्म, लायोफिलिक सोल्स आर क्वाइट स्टेबल और उनको काफी इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। जबकि लायोफोबिक सोल्स वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। In the next lecture, we will cover the topic of purification of colloidal solutions. Thank you.